हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में प्रस्तुत हो रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रकाशिक यंत्र के बारे में, जिसमें प्रकाशिक यंत्र में दोस्तों हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो आज हम लोग सेकंड नंबर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसको हम लोग खगोलीय दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, या इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी दोस्तों इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका अध्ययन हम लोग खगोलीय पिंडों जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनका अध्ययन करने के लिए इसका यूज होता है। इसलिए इसका नाम खगोलीय दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है दोस्तों, ये खगोलीय दूरदर्शी वैसे दो प्रकार का होता है, पहले ये भी जान लिया जाए यहीं पे। एक होता है अपवर्तक दूरदर्शी, और एक होता है परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से जानेंगे। ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी ये दोनों ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें अपवर्तक दूरदर्शी दोस्तों ये जो होता है, इसकी क्रिया जो है अपवर्तन पर आधारित है, रिफ्रैक्शन पर आधारित है, और इसमें लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें लेंस यूज किए जाते हैं। जबकि इसमें परावर्तक दूरदर्शी में दोस्तों एक तो लेंस होता है, लेकिन एक दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, मिरर का यूज होता है इसमें। अब इसको पढ़ाएंगे तब आपको इसका डिटेल समझाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे, अपवर्तक दूरदर्शी या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। ठीक है, ये खगोलीय दूरदर्शी का ही पहला पार्ट है, पहला सेक्शन है। इसी के दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, जैसा कि सूक्ष्मदर्शी के लिए हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही अपवर्तक दूरदर्शी के लिए भी सब कुछ वैसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा इसका दोनों का जो यूज है दोस्तों ध्यान रखिए कि इसका यूज क्या होता है, एक्चुअल में है क्या कि खगोलीय दूरदर्शी या इन दोनों का प्रयोग हम लोग बहुत दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो बहुत दूर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब हम अपने आंख पर दर्शन कोण को बड़ा करके देखने के प्रयोग में लाते हैं। इसलिए इसका नाम खगोलीय, यानी कि दूर स्थित वस्तु। दूर स्थित वस्तु का मतलब जैसे मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इन सब का जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, खगोल का मतलब ही होता है आकाशीय पिंडों से मतलब है। ठीक है ना, ऐसे पिंडों का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसके इसके प्रकार ये दोनों हैं, बस ये समझ लो कि ये प्रकार 1 है, ये प्रकार 2 है। तो चलिए सबसे पहले प्रकार 1 में अब हम लोग दोस्तों चलेंगे। तो पहले हेडिंग में आप डालेंगे खगोलीय दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके ब्रैकेट में डाल लेंगे नंबर 1 अपवर्तक दूरदर्शी या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसको अभी हटा लीजिए, हम लोग इस सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तक दूरदर्शी या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, चलिए सबसे पहले
आइए देखते हैं इसकी रचना आप क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना दोस्तों हम लोग ये देखेंगे, इसमें भी एक नली होती है। पहले इसका रफ आइडिया मैं दिखा रहा हूं आपको। ये ऐसे एक नली होती है, ये नली थोड़ी मतलब कि इसका व्यास डायमीटर बड़ा होता है। इसके इस किनारे पर एक लेंस लगा हुआ है और एक और नली जो कि इसमें सरक सकती है आगे पीछे, ये एक छोटा लेंस लगा होता है और इसमें ये दंतुर चक्र की सहायता से इसको आगे पीछे सरकाया जा सकता है। ये इस पे दतीला, मतलब इसको घुमाएंगे जब तो ये आगे पीछे सरकेगा इसमें। बस ये लेंस L1 है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक या ऑब्जेक्ट लेंस, और इसको नेत्रिका या आई लेंस बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। ठीक है, ये दो लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका मतलब जब लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे रचना में कि इसमें एक बेलनाकार खोखला पाइप होता है जिसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और दोनों ही उत्तल लेंस अच्छे लेंस होते हैं, जिसमें अब ये अवर्णक लेंस होते हैं। मीन्स कि वर्ण विपथन और गोलीय विपथन का दोष नहीं होता। ये दोनों लेंस लिए गए हैं। ये दोनों लेंस दोनों किनारों पर लगे होते हैं, जो दंतुर चक्र की सहायता से इनको आगे पीछे सरकाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस लेंस की खासियत समझ लीजिए कि ये जो लेंस है इसको हम अभिदृश्यक लेंस से ऑब्जेक्ट लेंस बोलेंगे। और इस लेंस की खासियत यह है कि ये बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी को FO मान लिया जाए। और ये जो लेंस है आंख की तरफ होता है, छोटी फोकस दूरी या छोटे द्वारक का होता है और ये हमारे आंखों की ओर होती है, इसीलिए हम इसको आई लेंस कहते हैं। ये हमारे आंखों की तरफ होगी, इसलिए इसको आई लेंस कहते हैं या आई पीस बोलते हैं। और ये जो दंतुर चक्र है, पिनियन सर्किल या पिनियन एक प्रकार से बोलते हैं, जिसको घुमाया जाता है, तो इसकी सहायता से इस लेंस को हम आगे पीछे सरका सकते हैं। और इसका नाम अभिदृश्यक लेंस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वस्तु की ओर रहेगी, यानी कि ये इधर, इसके इधर वस्तु रहेगी, वस्तु इधर साइड में रहेगी कहीं। ठीक है, और देखने वाली आंखें हमारी यहाँ होंगी, इसीलिए इसका नाम नेत्रिका है, इसका नाम अभिदृश्यक है। रही बात कि सर इसका द्वारक और फोकस दूरी बड़ा क्यों लेते हैं, तो दोस्तों इसका फोकस दूरी और द्वारक हम बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा ये लेंस रहेगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश, क्योंकि आप बहुत दूर स्थित वस्तु का अध्ययन कर रहे हो। अब सोच लो कि यहाँ से अध्ययन हमको किसी तारे का करना है तो कितना दूर है, वो बहुत दूर स्थित है, लगभग हम उसको अनंत पर लेकर के सॉल्व करेंगे सब कुछ। तो उतना दूर स्थित वस्तु का अध्ययन करना, तो उसका प्रतिबिंब जब हमारी आंखों पर बनेगा तो उतना छोटा बनेगा, तो हम अध्ययन क्या करेंगे। तो पहले उसका ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इस लेंस पे पड़े, इसीलिए इसका द्वारक बड़ा रखा जाता है, फोकस दूरी भी बड़ी रखी जाती है। जबकि ये छोटी फोकस दूरी या छोटे द्वारक का लेंस इसलिए रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश उसकी जब आए तो हमारी आंखों पर पड़े, बाहर न जाकर के हमारी आंखों पर इसकी ज्यादा से ज्यादा किरणें पड़े, तो प्रतिबिंब का अध्ययन करना आसान होगा। ठीक है, तो ये इसकी रचना मैंने ऐसे समझा दिया कि इसकी रचना क्या है। ऐसी रचना बिल्कुल ऐसा है फिगर, आप जैसे कि उसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, बस अंतर उसमें क्या था, ये वाला पतला भाग इधर रहेगा और ये मोटा भाग पीछे रहेगा, बस यही फर्क था उसमें सूक्ष्मदर्शी में। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस इसको ऐसे पलट करके देखें तो सूक्ष्मदर्शी नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों थ्योरेटिकल आपको समझ में आएगा कि हाँ बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इसमें लेंस प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों उसकी खासियत होती है कि पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज में लाया जाता है, इसीलिए उसको ऐसा रखा गया, ऐसा बनाया गया है कि ये हमको दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है लागत के बना के हमको देगा। अब उल्टा करने से आप इसको दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी नहीं बना सकते, बस इतना जान लो। ठीक है ना।
तो ये तो बात रही रचना की। हाँ, और एक बात इसमें रचना में कि नेत्रिका पर एक क्रॉस तार बना होता है यहाँ पे, मतलब इस टाइप का एक क्रॉस तार, एक प्रकार से गोल होता है ना, ऐसे ये क्रॉस तार लगा होता है। और इस क्रॉस तार के हेल्प से हम प्रतिबिंब को जो फोकस करते हैं वो मैच कराया जाता है। जब आगे आपको एडजस्टमेंट भी बताएंगे तो उसमें आपको समझाएं क्रॉस तार का रोल ये होता है, ये जो क्रॉस तार है प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच लंबन को दूर करने के लिए आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ये दोस्तों अपवर्तक दूरदर्शी का एक प्रकार से ये अभी आपने कंस्ट्रक्टिव फिगर देखा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसका एडजस्टमेंट या समायोजन, दूसरा हेडिंग है समायोजन या एडजस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? अब दोस्तों हम यहाँ पे फिगर इसको हटाएंगे, इस फिगर को थोड़ा बड़ा हमको फिगर एक चाहिए, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ, इसी फिगर को बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इसका समायोजन एडजस्टमेंट कैसे हम आगे पीछे सरकाते हैं, तो इसी लेंस को हम करते क्या है, देखो एडजस्टमेंट पहले समझ लो थोड़ा सा, कि इस समय दंतुर चक्र को आप जब घुमाओगे आप आगे पीछे, वस्तु मान लो कहीं अनंत पे स्थित है, दूर स्थित है वस्तु, तो उस पे ऐसा फोकस करना है आगे पीछे कि ये वस्तु का प्रतिबिंब अगर इसके फोकस के अंदर बनाएगा तभी यह वस्तु का प्रतिबिंब आपको इधर दिखाई पड़ेगा। जैसा कि थोड़ा मोड़ा हेल्प देखो, आप सूक्ष्मदर्शी को मैं बड़ा डिटेल समझाया, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लो, देख लो एक बार दो बार, तब ये आपको और समझ में आसानी से आएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज पहली बार आप देखते हो थोड़ा कम समझ में आएगा, उसको जब दो बार तीन बार अच्छे से देखोगे तो हर छोटी चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। तो इसको अभी फिलहाल मैं अब हटा रहा हूं यहां से। अब इस फिगर को अगर देखा जाए, हाँ चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों एक फिगर लेते हैं। ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये मतलब कि इसका द्वारक बड़ा होता है, फोकस दूरी बड़ी होती है। इसकी फोकस दूरी को हम एफ बोल देते हैं और इसका नाम है दोस्तों अभिदृश्यक, अभिदृश्यक या इसको ऑब्जेक्ट लेंस के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस आप बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसके ठीक इस साइड पे हम एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस लेंगे जो कि नेत्रिका है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये नली एक प्रकार से बन गई है। इसको हम लोग एफ मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी है, और इसको हमने पहले ही बोला था कि इसको बोलेंगे नेत्रिका लेंस या आई पीस, ये आई पीस है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी एफ है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ई फॉर आई, इसके लिए यूज किया गया है। तो अब इसके बाद चलिए मान लेते हैं दोस्तों ये इसकी फोकस दूरी, देखो यही एडजस्टमेंट है। समायोजन में हम लोग करते क्या है कि आपको जैसे मान लो हमारी आंखें अगर यहाँ है तो दंतुर चक्र अगर कहीं लगा हुआ है, हम इसको आगे पीछे सरकाएंगे। जैसे यहाँ दंतुर चक्र लगा था तो इसको आगे पीछे आपको सरकाना है, और सरका करके इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि इसकी फोकस दूरी, जैसे कि ये O है और यहाँ E है, तो आपको इसकी फोकस दूरी, जैसे इसकी फोकस दूरी चलो मान लो इतना है, ये इसको हम बोलेंगे एफी डैश, और जितना ये है उतना ही इधर ले लो, तो इसको बोलोगे एफी। ठीक है, इसकी फोकस, लेकिन इसकी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी ऐसा एडजस्ट करो कि इसकी फोकस दूरी इसके फोकस दूरी के अंदर घुस जाए। यानी कि इसकी फोकस दूरी को चलो मान लेते हैं कि यहाँ, और इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं एफओ। ठीक है, तो एफओ डैश कहीं जितना दूर आप यहाँ ले रहे हो एफओ डैश, उतना ही दूर कहीं यहाँ होना चाहिए। चलो मान लो यहाँ है ऐसे एफओ डैश है।
ठीक है, जितना जैसे मान लो यहाँ से इतना दूर है, वैसे यहाँ से थोड़ा और इधर कहीं होगा, इसकी जरूरत हमें ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो यही एडजस्टमेंट मेन है। समायोजन में हम ऐसा करते हैं कि दंतरु चक्र की मदद से हम लेंसों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अभिदृश्यक का फोकस पॉइंट एफओ नेत्रिका की फोकस दूरी के अंदर चला जाए। ऐसा क्यों करते हैं अब आपको थोड़ा देर में समझ में आए, पहले आप जानिए कि यही मेन एडजस्टमेंट है। और आगे पीछे सरका करके ऐसा करते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई दे, उस प्रतिबिंब और इसका नेत्रिका का क्रॉस तार मैच करना चाहिए। लंबन दूर करके देखेंगे तो प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा आपको। चलिए अब हम लोग ये मान लेते हैं कि कहीं अनंत पे दूर स्थित वस्तु है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट कर दिया है। ये ए भी एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां मान लीजिए यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये बहुत दूर अनंत पे कहीं स्थित है। तो इससे अब आने वाली जो किरणें होंगी, अच्छा ये बताओ कि ये है अभिदृश्यक लेंस और ये वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। और अगर अनंत पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ये कहाँ बनाएगा। If the object placed at infinity, then which point make the image of this object by the lens? Object lens किस बिंदु पर बनाएगा ये, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब ले जाकर के अपने फोकस पर बनाएगा। और इसका फोकस कहाँ, यहाँ है। इसका मतलब है कि ये तय है कि इसका प्रतिबिंब इसके फोकस यानी यहाँ बनेगा। ये समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग एक काम ये करते हैं कि एक किरण तो पहले बिल्कुल दोस्तों सीधा लेके जाना है आपको। एक किरण आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है और दूसरी किरण समांतर लेके आनी है। इसको हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि अनंत से आप लेके आ रहे हो तो ये बिल्कुल समांतर किरणें आएंगी। लेकिन समांतर आने के बाद ये किरण, ध्यान रखोगे कि ये किरण मतलब कि इस अक्ष के समांतर तो है नहीं, प्रिंसिपल अक्ष के समांतर होती तो फोकस से जाती, लेकिन इसको मैंने तिरछा लिया। अब ये वाले जो रेज है, ध्यान रखना कि ये दोनों कटेंगी कहाँ, अपने फोकस पर ही, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा इसका। तो यहाँ प्रतिबिंब बनने का मतलब ये है कि इसको इतना मोड़ के आप बनाते समय ध्यान रखोगे ये यहीं पे ऐसे कट कराओ। ये मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा चालाकी बता रहा हूं कि आप समांतर लेके आओ, ये तो सीधा लेके जाना है तो लगभग यहाँ पे ले आओ, इसको ऐसे इतना मोड़ो बस कि जाकर के यहीं पे इसके सामने कट जाए। और अब इसका इमेज यहाँ फॉर्म कर दो। समझ में आ गया। तो इस प्रतिबिंब को दोस्तों हम कह सकते हैं ना, यहाँ हो गया ये ए डैश और ये हो गया यहाँ लिख देते हैं बी डैश, ए डैश बी डैश। यानी कि ये इस वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पर यानी बना दिया ए डैश बी डैश के रूप में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब आप देख रहे हो ए डैश बी डैश, ये नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर है। तो आप जरा बताओ कि जब किसी लेंस के फोकस के अंदर कोई वस्तु होती है, उत्तल लेंस के फोकस के अंदर ये वस्तु अगर वस्तु है, भाई इसके लिए तो ये वस्तु बन गई ना, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। इसलिए अगर ये इसके लिए वस्तु बन गई तो इसका प्रतिबिंब ये कहाँ भेजेगा, ये वस्तु की ओर ही भेजेगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा। और इसी के जैसे कि उल्टा है अभी तो वो भी उल्टा बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब चलो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग एक उपाय ये करते हैं कि ये तो रियल रेज है, इसको एक्चुअल रेज है, इसको ऐसे ले जा करके और अब आपको पहले एक किरण डॉट डॉट करके ले जाओगे सीधा, और सीधी चलने वाली रेज इसके अपवर्तन के बाद अपने फोकस से जाएंगी और एक रेज डॉट डॉट लेके इसके ऑप्टिकल पॉइंट सेंटर से लेके जाओगे। लेकिन ये दोस्तों आगे जाकर के तो ऐसे कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। अब पीछे बढ़ाते समय ध्यान रखो कि बिल्कुल स्ट्रेट लेके आओ। आप ये टेंशन मत लो कि कहाँ तुम्हारा फिगर बनेगा, हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, ये जबरदस्ती मत बनाओ, जहां बन रहा है जाने दो।
कभी यहाँ बन सकता है, कहीं यहाँ बन सकता है, कहीं यहाँ बन सकता है, जहां बने बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है, इसका ध्यान रखोगे तो ये, और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लेके चलते चले जा, देखो ये यहाँ बन गया। अब ऐसे जगह बना है कि इसको सही मायने में खींचोगे तो इसके भीतर घुस गया, आप टेंशन नहीं लो, आप यहाँ बना लो, जहां भी इच्छा बनाए बना लो आप। थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट कर लूं इसको, क्योंकि टेंशन आपको ये नहीं लेना कहां बन रहा है, जहां बने आप वहां बनाओ। तो ये प्रतिबिंब दोस्तों मैं यहां बना दे रहा हूं, और ये हो गया ए डबल डैश और ये हो गया बी डबल डैश। अब कुछ लोग का हो सकता है कि ये यहां बन जाए, कुछ लोग का हो सकता है यहां बन जाए। आप किताब में देखो कहीं यहां बना दिया गया, तो आप वो टेंशन मत लो। जरूरी नहीं कि किताब में ही बना है गुरुजी तो यहाँ आप क्यों नहीं बनाए। भैया ये मेरी मर्जी नहीं है, रूल है भाई, रूल चलो जहां बनना होगा वहां बनने दो आप, ठीक है ना। अब ये जो रियल रेज है आप इसको भी अगर दिखाना चाहोगे तो इसी के हिसाब किताब से इसको भी मोड़ ओढ़ कर दिखा दो, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी पॉइंट पे जा करके मिलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसको आप ऐसे ड्रा करोगे तो ये भी इसी पॉइंट पे कट करना है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। और यहां अपनी आंखें लगा करके इसको देखा जा सकता है, ये यहां से आप इसको देख सकते हो कि ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बना है, ठीक है। तो ये समायोजन और प्रतिबिंब का बनना, ये दोनों आप यहां पे लिख लो, प्रतिबिंब का बनना या फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये समायोजन में तो बस मैंने समझा दिया क्या करना है, कि दंतु चक्र की मदद से दोनों लेंसों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अभिदृष्टक यानी ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस बिंदु एफओ नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अंदर चला जाए, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, समायोजन। अब ऐसा करने से वस्तु को जब देखोगे, अब प्रतिबिंब बनता कैसे है ये इसका डिटेल आपको समझना है अगर तो ध्यान से देखिए कि प्रतिबिंब का बनना मैं समझाने जा रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो चला सुनते रहिए। अब देखिए कि हम लेंसों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अनंत यानी बहुत दूर स्थित वस्तु ए बी दिखाई दे रही है, इसे हमें देखना है। तो बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम लेंसों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अभिदृष्टक के फोकस दूरी एफओ पर ए डैश बी डैश के रूप में बनता है। ये पहला प्रतिबिंब है इसका, इस प्रकार से ये बन रहा है। लेकिन अब ये ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगी और इनको आगे पीछे सरकाते रहना तब तक जब तक कि इस प्रतिबिंब का और आइलेंस का जो क्रॉस तार है ये मैच कर जाए। इससे क्या होगा, लंबन दूर करना है आपको, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब ये डबल डैश बी डबल डैश जो बनेगा, पहले समझ लो कि अब इस लेंस के लिए ये वस्तु बन गई। तो अब इस वस्तु का, क्योंकि ये वस्तु नेत्रिका के फोकस के अंदर है, तो ये इसका प्रतिबिंब उसी दिशा में, वस्तु की दिशा में बनाएगा, वस्तु ए डैश बी डैश से बड़ा बनाएगा और उसी के जैसा, अगर ये उल्टा है तो ये भी उल्टा ही बनेगा, तो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब का बनना है। इसको थोड़ा आगे पीछे सरका करके इस प्रकार व्यवस्थित करना कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब और इसका क्रॉस तार में लंबन न रहे। मैं बार बार एक वर्ड लंबन लंबन बोल रहा हूं, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है कि लंबन क्या है, लेकिन इसको इसके पहले समझाया गया होगा एक जगह, अगर नहीं शायद तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर नहीं भी होगा तो देखो लंबन एक्चुअल में मैं बताऊंगा किसी अदर वीडियो में, क्योंकि उसके लिए अलग से हमको समय चाहिए। लेकिन लंबन का बहुत सिंपल, अगर थोड़ा सा मतलब भाई बहुत डिटेल नहीं, बहुत जरा सा मतलब बस जान लो। लंबन का देखो क्रॉस तार मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर ये दोनों मैच करेंगे, हिलाने में ऐसे ऐसे करने में, अपनी आंखों को जब ऐसे ऐसे करते हो तो प्रतिबिंब और आपकी आंखें ये दोनों
हिलेंगी उसके साथ, तब वो लंबन माना जाएगा। अगर वो नहीं हिल रहा, हर दशा में दोनों एक साथ ऐसे ऐसे आपके आंखों के साथ साथ ये चलने लगते हैं, तब ये माना जाएगा लंबन दूर हो गया। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दूर कर लिया जाता है। दूर करने के बाद अब ये अंतिम प्रतिबिंब आपका ये बन गया। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का बनना, आप पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से एक बार दो बार देखेंगे जो मैं बात, क्योंकि खंड खंड में मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, आप उसमें लिखने वाली बातों को पकड़ोगे कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना या फॉर्मेशन ऑफ इमेज दोस्तों। और अब हमारा अगला पड़ाव है, और जल्दी से अगर 2 मिनट में रफ आइडिया जल्दी सुनना चाहोगे तो बड़ा ही, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी में देखे थे बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, हमको वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस के अंदर ले आना है। तो फोकस के अंदर प्रतिबिंब ले आना है, तो इसका फोकस इस वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाएगा, तो इसके फोकस को खींच लो, इसके फोकस को ही बुला लो कि जहां बुलाओगे वहीं इसका प्रतिबिंब भेज देगा। अब ये प्रतिबिंब इसके फोकस के अंदर आ गया, तो इसका प्रतिबिंब फिर बना दिया इसी दिशा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का बनना था। लेकिन अब हम लोग अगले नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं दोस्तों, वो है आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता दोस्तों, आइए चलते हैं फिर से। आवर्धन क्षमता को जैसा कि मैं बता चुका हूं उसके पहले भी, कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जरा सुनिएगा। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ ए डबल डैश बीटा, मैं सीधे बीटा बाई अल्फा लिखूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अंतिम प्रतिबिंब ये द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख, क्योंकि देखो नेत्रिका के बहुत समीप आंख होती है, इसलिए इसको ही हम आंख मान लेते हैं, माना जाता है कि यही हमारे लिए आंख का काम करेगा। तो इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अगर यहां से बिल्कुल मिलाया जाए, तो ये दोस्तों ये वाला कोण जो देख रहे हैं इसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। इसके बाद यानी एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ऑन द आई, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो वस्तु अनंत पे है, बहुत दूर है, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो कोण बनाएगा यहाँ पे, इसको हम वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कह सकते हैं। क्योंकि भाई ये अनंत पे वस्तु है, बहुत दूर है, तो ये इसके बीच की दूरी, हमारे आंखों के बीच की दूरी मान लिया जाता है कि हमारी आंखें लगभग यही है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग लगभग इग्नोर करते हैं, इसलिए माना जाता है कि यहाँ के एंगल को ही हम अल्फा ले लेते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण ये हो गया, और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा यानी यहाँ मेजर करेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब यम के बराबर पहले लिखेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यहाँ बीटा बटे अल्फा, बीटा और अल्फा कहाँ ये दिखा दिया गया। लेकिन फिर दोस्तों पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था यदि अल्फा बीटा छोटे कोण है, इफ अल्फा एंड बीटा इज बीटा आर स्मॉल एंगल्स, देन what will be happen, you can take beta is equal to tan beta. If alpha and beta both are small, then we can take beta is equal to tan beta and alpha is equal to tan alpha. But tan beta, जरा देखिए, tan beta को निकालने के लिए अब हमने इससे लिया, लेकिन इस बड़े ट्रेंगल को मत लेकर के आप इस छोटे ट्रेंगल को ले लो, इसको, ये है, यानी कि इस ट्रेंगल ई ए डैश बी डैश में, ई ए डैश बी डैश में आप tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश यानी लंब हो गया, अब बटे आधार ई ए डैश हो गया यानी बेस। ये जो हमने लिया है दोस्तों, ये इन ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश इसमें हमने यूज किया है। इसी तरह से अल्फा tan एंगल है, जरा देखो, अब एक काम ये कर लो कि अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होना चाहिए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, अल्फा। तो इस अल्फा को निकालने के लिए अब इसी के लिए ये लंब का काम करेगा और ये यहां से आधार बन जाएगा, बेस। तो फिर दोस्तों लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, और tan अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा फिर से वही होगा ए डैश बी डैश, और इसका आधार हो जाएगा ओ ए डैश, ओ ए डैश, और इसको मैंने लिया है इन ट्रायंगल
ओ ए डैश बी डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स में। और अब आप आ जाइए फिर से यम बराबर हम यूज करेंगे जब, तो यम बराबर हो जाएगा दोस्तों फिर से बीटा बटे अल्फा। तो बीटा बटे अल्फा का बीटा के जगह आप ये लिख लीजिए ए डैश बी डैश बटे ए डैश, और इसको लिखोगे ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। तो ये हो जाएगा दोस्तों ओ ए डैश बटा ई ए डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ओ ए डैश ऊपर जाएगा, ई ए डैश नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा यम बराबर ओ ए डैश बटे ई ए डैश। लेकिन अब जरा सोचो कि ओ ए डैश, अब जरा दूरी को हम नापना शुरू करें, जरा देखते रहिएगा। ओ ए डैश का मतलब होगा ओ से ए डैश, ये है ओ से ए डैश, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ ओ से ए डैश को हम चाहें तो वीओ भी कह सकते हैं, लेकिन इस समय तो एफओ का काम करेगा ना दोस्तों। यहां से इसकी फोकस दूरी अपने फोकस पर ही ना प्रतिबिंब बना रहा है ये, तो यहां से ये इसका फोकस ही है ना, तो इसको हम एफओ इस दूरी को कह सकते हैं। अभी दोस्तों का फोकस दूरी है ये, तो इसको नापने का तरीका उत्तल लेंस से तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमने लिख दिया एफओ, समझ में आया। ई ए डैश यहां से ये नाप रहे, प्रकाश की किरणें ऐसे चल रहे लेकिन उल्टा नाप रहे हो, तो ये डिस्टेंस यूई का काम करेगा, ये यूई है। ठीक है, तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा यूई, और तब फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि हमारे पास यम बराबर मिल गया माइनस एफओ बटा यूई, और ये है दोस्तों जनरल फार्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जैसे सूक्ष्मदर्शी का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र हम प्राप्त किए थे, उसके बाद ना कंडीशन लगाए थे, कंडीशन हम बाद में लगाए थे, पहले जनरल फार्मूला प्राप्त किए, तो वैसा ही ये दूरदर्शी के यानी अपवर्तक दूरदर्शी का ये जनरल फार्मूला है। इसको ऐसे लिख करके ये जनरल फार्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, और अब हमारे लिए बाकी सारी चीजें सब हट जाएंगी, अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे कंडीशनल। ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया, यानी कि अपवर्तक दूरदर्शी का जो सामान्य सूत्र है आवर्धन क्षमता का यम बराबर माइनस एफ अपॉन यू ई होता है, जो कि ऋणात्मक है। कभी कभी देखो आप ऋणात्मक चिन्ह यहाँ आवर्धन क्षमता का अगर सूत्र ऋणात्मक दिख रहा है, तो इसका मतलब आप जानते हो आवर्धन क्षमता का ऋणात्मक सूत्र आपको संकेत कर रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, ये उसका संकेतक है। और सूक्ष्मदर्शी में भी आपने देखा था कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बना था, वहां भी चिन्ह उसका ऋणात्मक आया था। जनरल फार्मूला जाके देखिएगा उसमें सामान्य सूत्र, यहाँ भी सामान्य सूत्र का जो साइन है ऋणात्मक, इसका मतलब ये भी उल्टा ही बन रहा है। ठीक है, ये उसका संकेत है, उसकी भाषा समझिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 1 में। कंडीशन 1 में क्या लेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी का मतलब समझ रहे होंगे, अंतिम प्रतिबिंब डी का मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने तब के लिए है। when the final image form at the point of at the distance d from the eye lens, यानी यहां से इसकी दूरी अगर ये मान लिया जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रही है अंतिम प्रतिबिंब, तब क्या होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो उस कंडीशन में जरा देखिए होगा क्या। नेत्रिका लेंस के लिए आप जाइए पहले, आप नहीं सॉरी, हम एक फार्मूला उसके लिए जब यूज करेंगे तो 1/v माइनस 1/u आई इज इक्वल टू 1/f ई, ये नेत्रिका के लिए है। ये हम नेत्रिका के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेत्रिका के लिए अगर क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब तो नेत्रिका ही बना रहा है, तो आईपीएस बना तो उसी के लिए। अच्छा ये बताओ v का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अंतिम प्रतिबिंब क्योंकि डी पर बना तो अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, यही है ना, और ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, डी है। लेकिन चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करोगे तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं और आप यहाँ से उल्टा नाप रहे हो, तो डी को आप माइनस में लिखोगे। इसके बाद u का मतलब वस्तु की दूरी, इसके लिए वस्तु ये है ui, ये भी उल्टा आएगा तो माइनस ui लिखोगे, और उत्तल लेंस से इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है ना।
हमारा लक्ष्य जानते हो, इसमें लक्ष्य हमारा ये है कि ये यूई का मान दोस्तों निकाल के बस भर देना है, ठीक है। तो इससे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/ui ये रहने दीजिए, और ये 1/d को आप यहाँ ले आओ तो 1/fe प्लस 1/d, और 1/fe को दोस्तों अच्छा अभी रहने दीजिए, 1/ui का मान मैंने निकाल लिया ना, यही 1/ui का मान इस सामान्य सूत्र को, जैसे मैंने इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो इसको, और यहाँ पे लिखोगे कि यह मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1, जैसे ही इक्वेशन 1 में भरोगे दोस्तों तब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, यहीं से इसको ले लेते हैं, तब m बराबर दोस्तों हो जाएगा -FO, ठीक है, -FO तो ठीक है, ये -FO हो गया, लेकिन 1/ui की जगह ये पूरा भरने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, ये 1/ui की जगह मैंने भर दिया। अब एक लाइन और बढ़ जाओ, FE को बाहर निकाल लो कॉमन, ठीक है ना, ये हो जाएगा FE, ठीक, और अंदर बचेगा 1 प्लस FE/d। तो ये दोस्तों है आवर्धन क्षमता का सूत्र, जो कि अपवर्तक दूरदर्शी के लिए ये आवर्धन क्षमता का सूत्र दोस्तों याद रखेंगे, ये कब यूज करोगे, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तब अपवर्तक दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र है, समझ में आ गया, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने तब यह आवर्धन क्षमता का फाइनल इमेज सूत्र, उसका सूत्र है, याद रखोगे। चलो अब रही बात कि अब जैसे फिर वही बात कि अगर पूछता है क्वेश्चन कि इसकी अब आवर्धन क्षमता जब D पर बनाना तो आवर्धन क्षमता कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, जैसा कि सूक्ष्म राशि मैंने समझाया था, आप इसी को लेकर डिस्कस कर लो। ये बोल रहा है कि अगर आवर्धन क्षमता बड़ा रखना है तो Fe को छोटा होना चाहिए ना, Fe को छोटा होना चाहिए, यानी कि इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तब आवर्धन क्षमता बड़ा होगा। FO अनुक्रमानुपात में तो FO बड़ा होना चाहिए, FO अगर बड़ा होगा, इसकी फोकस दूरी बड़ी होगी तो आवर्धन क्षमता बड़ा मिलेगा आपको, है ना। कुछ ऐसी बातें इसी सूत्र से आपको डिस्कस करके बता सकते हो, जो भी पूछा जाए कैसे बढ़ाया जा सकता है तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो बात हो, हाँ इस केस में और जरा देखो, ये तो m का मान हो गया, लेकिन इस केस में नलिका की लंबाई, इसी के नीचे अब जब इतना लिख लोगे, इसी के नीचे एक हेडिंग लिखना है नलिका की लंबाई, यहाँ पे लिखना नलिका की लंबाई। नलिका की लंबाई दोस्तों मैंने पहले बताया था कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को नलिका की लंबाई बोलते हैं, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी अगर नलिका की लंबाई है तो आप अच्छा बताओ यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, FO है, FO में अगर ui जोड़ दिए तो काम बन जाएगा ना। तो इस केस में दोस्तों यल का जो मान आएगा वो आ जाएगा FO प्लस ui, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको जब भी हम चिन्ह लेंगे ये धनात्मक चिन्ह लेना है, ऋणात्मक से नहीं मतलब है, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज, क्योंकि हम लंबाई केवल नाप रहे हैं। ऐसा मत कर देना कि यहाँ चिन्ह परिपाटी लगा दो FO में से u घट जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, लंबाई की निकालने के बदले घट जाएगी। तो ये नलिका की लंबाई है दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनेगा तब ये नलिका की लंबाई का काम करेगा, समझ में आ गया। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 में अब हम दोस्तों देखेंगे, कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा। कंडीशन 2 में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, यानी कि व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है, जब अनंत पर बने तब क्या होगा। चलो फिर से वही बात, अच्छा ये बताओ कि ये जो प्रतिबिंब अंतिम बन रहा है ये अनंत पर भेजना है, इस अनंत से वस्तु प्रतिबिंब को भी अनंत पे भेजना है, तो जानते हो क्या करना चाहिए आपको, ये प्रतिबिंब अनंत पर तब जाए। अच्छा ये बताओ इस प्रतिबिंब को बनाने का काम कौन लेंस कर रहा है, ये लेंस कर रहा है ना, और ये लेंस किसी वस्तु के प्रतिबिंब को अनंत पर तब भेजेगी जब वह वस्तु इसके फोकस पर हो, यानी कि जो a' b' है यहां ना होकर के अगर इसके फोकस पर, यानी ये यहां अगर बन जाता, यहां बनता तब इस प्रतिबिंब को अनंत पर भेज देता, यानी कि इसका मतलब है कि अनंत पर बनाने के लिए ऐसा आगे पीछे सरकाओ कि FO FE मिल जाए, दोनों FO और FE' का पॉइंट एक ही पे मिल जाए,
यानी कि इसका फोकस बिंदु एक कोइंसाइड हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। तो उस फिगर को अगर बनाना होगा तब क्या करोगे? चलो तो फिर से पूरा सब डिस्टर्ब करना होगा हमको, पूरा मिटा देते हैं, फिर से जल्दी से बना के आपको समझा देंगे हम। चलो अगर अनंत पर भेजना हुआ तो फिर वही बात आप जल्दी जल्दी देखोगे, क्योंकि इस फिगर को रफ मैं समझाऊंगा केवल। और यहाँ पे इसका नेत्रिका ले लिया जाए, मान लीजिए ये नेत्रिका है और इसकी फोकस दूरी मान लीजिए ये छोटी सी यहाँ है, इसकी फोकस दूरी ये एफ ही है और ये फोकस दूरी एफ ओ है, यह भी इसी पे रख लो, ये एफ ई डैश और ये एफ ओ होगा। और जो अनंत पर वस्तु इसकी है ए बी, और इससे चलने वाली किरणें दोस्तों, यहाँ पे आपको इमेज बनाना है तो पहले ही से आपको एक रफ आइडिया ले लो, यहाँ बना दो। अब बनाने के बाद बस यहाँ से लेकर के ऐसे खींचो, ये पहली किरण होगी और दूसरी किरण समांतर लेके आओगे और बिल्कुल, चलो यहाँ पे बना दो। अब बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इस लेंस को और बड़ा करो, या तो इस किरणों को ऐसा करो कि ये जो किरण है इस लेंस पर पड़े, क्योंकि लेंस से बाहर जाने पर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि किरणें हमारी आंखों में पर्याप्त नहीं आएंगी। ठीक है, अब क्या करोगे फिर यहां से सीधा, क्योंकि ये फोकस है तो ये अपने इसका फोकस यहाँ होगा, ऐसे जाएगा और ये जो किरण है ये भी समांतर हो जाएगा। इसको डॉट डॉट खींचना है, ध्यान रखना, इसको आप डॉट डॉट लेके जाओगे। अच्छा, अब आप ऐसे पीछे ड्रा करोगे तो ये किरणें आप देख रहे हो सीधे समांतर हो गई, और ये दोनों किरणें भी बिल्कुल ऐसे लेके जाओ कि समांतर ही आपको दिखाना है, ये सब समांतर ही होना चाहिए। तो ये इन्फिनिटी हो गया और यहां से अपनी आंखों को लगा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस केस में ये जो यू ई था, आप देख रहे हो ये यू ई था, लेकिन अब क्या हो गया, तो एफ ही हो गया ना इसके लिए। भैया अब वस्तु इसके फोकस पर बैठ गई ना, तो यू ई जो पहले यहाँ पे देखोगे यू ई था, अब वही यू ई क्या बन गया, एफ ही बन गया। तो भैया इस केस में कुछ नहीं है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस केस में केवल और केवल एक बात ध्यान रखेंगे कि जो यू ई का मान है ये एफ ही बन जाएगा। इस केस में, इस स्थिति में यू ई बराबर एफ ही हो जाएगा, और यू ई बराबर एफ ही हो जाएगा। फिर यह मान तब समीकरण 2 में, फिर समीकरण 1 में फिर जाओ समीकरण 1 से, और तब यम का मान क्या हो जाएगा, देखो यम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ, बिल्कुल सिंपल। तो जब अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस एफ ओ बटा एफ ही होगा। इसका मतलब अनंत पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता एम बराबर एफ ओ बटा एफ ही, यानी एफ ही छोटा होना चाहिए और एफ ओ को बड़ा होना चाहिए। इसमें भी वही बात बता रहा है, ठीक है ना। तो ये अंतिम, हाँ, इस स्थिति में नलिका की लंबाई क्या होगी, इसी के नीचे लिखना होगा नलिका की लंबाई। तो नलिका की लंबाई का मतलब ये एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक ये एफ ओ होगा, और ये दूरी कितनी है, एफ ही है, तो बस एफ ओ प्लस एफ ही कर दो, यानी यल बराबर एफ ओ प्लस एफ। इस केस में नलिका की लंबाई ये होगी। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब नलिका की लंबाई यल बराबर एफ ओ प्लस एफ ही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों स्थितियां को मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये था अपवर्तक दूरदर्शी, समझ में आ गया होगा अब तो समझ गए होंगे ना अपवर्तक दूरदर्शी। तो ये जनरल फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, इसी तरह से उसमें चौथा और पांचवा, 5 फार्मूले हैं दोस्तों। इससे संबंधित अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, इन 5 फार्मूलों को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत अच्छा खासा मिलता है। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट मिलते हैं, ठीक ना। चलो, ये तो अपवर्तक दूरदर्शी हो गया। इसमें आपको दोस्तों 1-2 पॉइंट्स मैं जल्दी से समझा दे रहा हूं। इसमें अपवर्तक दूरदर्शी के बाद अब हमारा एक बचा हुआ है और परावर्तक दूरदर्शी। अब जो बचा है वो है परावर्तक दूरदर्शी। अब उसको भी जल्दी से इसमें जोड़ के पढ़ लेते हैं, फिर देखा जाएगा। उसमें केवल फिगर है, ज्यादा हमको नहीं बताना है, इसलिए जल्दी से हो जाएगा वो। परावर्तक दूरदर्शी ये नंबर 2 है, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप,
दोस्तों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में है क्या। इसको ज्यादातर वो आपको लिख रहा है, थोड़ा मैं बोलूंगा ध्यान समझिएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनाना है आपको, इसमें एक दूर, जैसे कि यहां पे एक दर्पण लिया जाता, अवतल दर्पण, पहले समझिए इसको। यहां पे एक अवतल दर्पण लिया गया है। इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु मान लीजिए कहीं अनंत पर है, ये भी ठीक है। तो इससे चलने वाली किरणें, चलिए मान लेते हैं कि ये किरणें यहां पर और यहां पर मैंने दो किरणें पड़ा दिया, और ये किरणें पड़ने के बाद इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो रिफ्लेक्ट किरणें कुछ ऐसे और ऐसे चलेंगी ना। ये किरणें परावर्तित होकर के जैसे ही आगे बढ़ते, तो इसमें एक उपाय ये कर लिया जाता है कि एक ऐसे दर्पण को इसी पे लगा दिया जाता है, एक छोटा सा दर्पण। ये तो यम हो गया, मेन दर्पण है, लेकिन ये पहला मिरर है, इसी का नाम है परावर्तक या रिफ्लेक्टर। ये है दोस्तों रिफ्लेक्टर, ठीक है ना, परावर्तक रिफ्लेक्टर। और इसी को हम लोग अभिदर्शक के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्ट कह लो। अब इससे चलने वाली किरणें परावर्तित होकर के जैसे ही आगे बढ़ेंगी, यहाँ पे एक छोटा सा दर्पण लगभग ये 45 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। इसको लगभग यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर इसको ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा लगाने मतलब कि ये दोनों किरणें मिलने से पहले ही इस दर्पण को से भेंट हो जाए, यानी कि यहाँ पे मिलने से पहले ये दर्पण पर पड़ जाए। तो अब ये दर्पण क्या करता है, ये लगभग मुख्य अक्ष से 45 डिग्री पे होता है, और अब इस किरण को जब ये रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों, तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा ये ऐसे। और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जहां पे कट करेगा, सोच लो अब ये जहां कट करेगा, ये ए बी अनंत पे वस्तु बहुत दूर है, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। समझ में आ गया, इसका प्रतिबिंब ये यहां बनाएगा, और यहां प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये ऊपर वाली किरण है, देखो ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये ऊपर वाली किरण है। तो ऊपर वाली किरण ये है और नीचे वाली किरण ये है। तो इस प्रकार से इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ऐसे बन गया, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। और ये प्रतिबिंब बन गया हमारे लिए ए डैश बी डैश, समझ गए, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। और अब यहाँ पे हम लोग एक लेंस का प्रयोग करते हैं। अब मान के चलो कि यहाँ इसका मुख्य से बनाते हुए यहाँ पे हम लोग एक लेंस का प्रयोग करते हैं, ये लेंस, ठीक है। और ये हमारे लिए फिर ई यानी नेत्रिका का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट का काम करे, इसको ओ मान लो, ये नेत्रिका का काम करेगा। और अब हमको अपनी आंखों को यहाँ कहीं रखना है। तो अब अच्छा सोचो कि फिर से एक किरण अगर हम सीधा लेके आते और ये इसके फोकस के अंदर होना चाहिए, नेत्रिका का मान लो फोकस बिंदु अगर यहाँ है, ये एफ ही है, और इधर कहीं हम अपनी आंखों को लगाएंगे तो वस्तु इधर है, तो ये एफ ही डैश मान लो और ये ले लो एफ ही, ठीक है ना। और अब इस प्रतिबिंब को आपको इधर मिलेगा कहीं, तो इधर ले जाने, क्योंकि देखो इस नेत्रिका के भैया फिगर ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ अगर रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा समझ पाओगे कैसे बन रहा, वरना बनाते रह जाओगे बनेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सब होता रहेगा। तो अब हमको क्या करना है, एक किरण सीधा ले जा करके अपने फोकस से जाएगा ये, और एक किरण अपने इस प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। और सोच लो कि अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करूं, थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन अब अगर इसको मैं बढ़ाना शुरू करूं, अब सोच लो कि देखो ये कितना बड़ा जाएगा, ये, ठीक है। और ये इसका इमेज सोच लो कि इतना बड़ा बनाएगा, ये इसका है यहां से लगभग यहां बन गया, और ये है ए डबल डैश और ये है बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। और अपनी आंखों को आप, ये रियल इमेज है, रियल रेज है, इसका वास्तविक किरण ये है ना, तो इसको भी ऐसा करना है कि आपको वहीं पे मिल जाए जा करके।
और अपनी आंखों को आपको दोस्तों यहां लगाना है। ये आपकी आंखें यहां होनी चाहिए, ये एफी है। तो ये जो आपका काम करे ये नेत्रिका का काम करेगा, आई लेंस। यानी कि अब जरा देख लो कि अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी कि इसका फिगर बहुत ज्यादा जटिल देखने में लगेगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप खींच करके सही मायने में आओगे तो बिल्कुल करेक्ट आप पा सकते हो। और इसका फिगर अभी कहीं भी हो सकता है, मैं चाहूं तो उसको इधर ले लूं, इसको उधर ले लूं, इसको ऊपर ले लूं, नीचे ले लूं, ऐसे होता रहता है। कोई बस रूल आप सही पकड़ो, ठीक ना। तो अब एक्चुअल में देखो हुआ ये कि ये वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब पहले एक दर्पण लिया गया है, अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा। इसी के कारण इसका नाम अपवर्तक परावर्तक दूरदर्शी पड़ा। बस अंतर ये था कि इसमें अभिदृश्यक का कार्य, जैसे कि अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक का कार्य क्या करता था, लेंस करता था, लेकिन इसमें अभिदृश्यक का कार्य एक अवतल दर्पण करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये अभिदृश्यक का कार्य, अभिदृश्यक मतलब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जिस पर पड़ती हैं वो अभिदृश्यक बोला गया। और इस अभिदृश्यक से यानी कि इससे अपवर्तित के परावर्तित होकर किरण को कटने से पहले ही एक लगभग इस मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर, लगभग 45 के कोण पर एक छोटा सा दर्पण यम डैश रख लिया गया है, या यम1 रख लिया गया, छोटा सा दर्पण यम1 लगा दिया गया है। और इसके बाद इससे जब परावर्तित होकर के किरणें जब कट करेंगी तब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। और अब इस वस्तु को इस यहां पे एक अलग लेंस लगा हुआ है जिसको हम नेत्रिका लेंस बोल रहे हैं। इसकी फोकस दूरी अगर इतनी है और ये वस्तु इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ गया और इसके फोकस के अंदर आ गया, तो ये जो है लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनाएगा। अगर ये ऐसे है तो ऐसे ही प्रतिबिंब यहां से यहां इतना बड़ा बना दिया, फाइनल इमेज है ये, अंतिम प्रतिबिंब है ये, ठीक है ना। तो ये अंतिम प्रतिबिंब ए बी का अंतिम प्रतिबिंब आपको ए डबल डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका एक समायोजन क्रिया विधि मैंने पूरा एक साथ समझाया है। इसके क्षेत्र में क्या क्या चेंज है आपको समझ में आना चाहिए। रही बात इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र दोस्तों, तो आवर्धन क्षमता के सूत्र में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया था अपवर्तक वाले में कि जनरल फार्मूला क्या था, माइनस एफओ बटा यूई, वही फार्मूला काम करेगा जनरल। एफओ का मतलब ध्यान रखिएगा इसकी फोकस दूरी, ये इसकी फोकस दूरी एफओ है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, भाई दर्पण है उसकी फोकस दूरी होगी ना। यूई, यूई का मतलब होगा कि इससे इसकी दूरी, ये यूई का काम करेगा, यानी यहां से ये दूरी यूई बन जाएगी, ठीक है, जनरल फार्मूला। लेकिन पहले कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा, कंडीशन नंबर 1 था, तो उसमें याद है माइनस एफओ बटा एफई 1 प्लस एफई अपान डी था ना, वही फार्मूला काम में लाना है, नो चेंज, कोई चेंज। एफई का मतलब अब इसकी फोकस दूरी एफई है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस एफओ बटा एफई 1 प्लस एफई अपान डी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या था, एम बराबर माइनस एफओ बटा एफ, तो इसके फार्मूले में कोई चेंज नहीं होता। जो फार्मूला अपवर्तक दूरदर्शी के लिए आप तीनों प्रयोग किए थे वही फार्मूला परावर्तक दूरदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है। बस अंतर यह है कि उसमें एफओ जो है ये लेंस की फोकस दूरी होती थी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और यहाँ पे जो एफओ है वो दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये परावर्तक दूरदर्शी दोस्तों इसी का दूसरा पार्ट है। तो अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी दोनों मैंने आपको समझा दिया, ये आप डिटेल अपना नोट कर लेंगे दोस्तों। एक दो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे टॉपिक जरा समझ लीजिए पहले ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी ज्यादा श्रेष्ठ क्यों, ज्यादा अच्छा है क्यों? मतलब कि जो इसके पहले अपवर्तक दूरदर्शी पढ़े तो उसकी तुलना में जो परावर्तक दूरदर्शी है बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है। क्यों? जरा उसके 1-2 पॉइंट में बोलूंगा, केवल सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला मुख्य कारण दोस्तों ये है कि अपवर्तक दूरदर्शी में आप जानते थे कि एक लेंस का यूज किया जाता था। ये है, ये जो दोनों लेंस प्रयोग किए गए थे, हम इसकी बात करते हैं। ये एफओ है तो यहाँ एफओ ये है, इसके जगह पे ये प्रयोग किया गया। आप जानते हो कि इसमें अभिदृष्टक के रूप में लेंस का प्रयोग किया गया, जबकि इसमें अभिदृष्टक का प्रयोग दर्पण कर रहा है। आप जानते हो कि जब लेंस बनाया जाता है तो लेंस को बनाते समय, लेंस को ढालते समय ये कठिनाई हो, सुनिएगा ध्यान से, लेंस के प्रयोग से प्रतिबिंब बना हुआ है तो इसलिए इसका प्रतिबिंब उतना स्पष्ट और चमकीला नहीं होता जितना स्पष्ट प्रतिबिंब ये दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लेंस बनता है इसमें अवर्णक वर्ण विपथन का दोष संभव है पूरी तरह से दूर नहीं हो पाता, कुछ न कुछ दोष रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें लेंस के भीतर घुस करके तब जाकर के प्रतिबिंब बनाती हैं, लेकिन इस दर्पण में लेंस ये जो किरण अंदर प्रवेश नहीं करती, केवल परावर्तित होती है। तो इसलिए जब लेंस ये बनाया जाता है, ढाला जाता है, तो इसमें विकृति कुछ आती, कुछ न कुछ मतलब कि एक विकृति क्रिएट होती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है उसको ढालने में, इसलिए पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो पाता ये, जबकि ये पूरी तरह से दोष मुक्त होता है। और ये जो दर्पण लिया गया लगभग ये एक प्रकार से परवलयाकार होता है, ये लगभग परवलयाकार दर्पण होता है। परवलयाकार दर्पण में गोली विपथन का दोष नहीं होता, वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। वर्ण विपथन का दोष तब न होगा जब प्रकाश की किरण अंदर जाएगी, अंदर जाइए नहीं करेगी, रिटर्न होकर प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब ज्यादा बेटर और बेस्ट बनता है, क्योंकि अभिदृष्टक का कार्य यहां दर्पण कर रहा है दोस्तों, समझ में। इसलिए सबसे मजेदार इसका कारण है कि इसमें अभिदृष्टक के रूप में लेंस की जगह दर्पण का प्रयोग करना ही सबसे फायदेमंद चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा बेटर है। और दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दे रहा हूं, कभी फार्मूले में आपको यूज करना है। मैंने आपको जब से पढ़ाया, दूर सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया, दूरदर्शी, परावर्तक दूर सब पढ़ाया, अब तक तीनों पढ़ा दिया मैंने, लेकिन इन तीनों को पढ़ाने में आवर्धन क्षमता का फार्मूला आपने प्राप्त किया होगा। आवर्धन क्षमता का फार्मूला मैंने डिफरेंट फॉर्म में प्राप्त किया, लेकिन एक फॉर्म बड़ा मजेदार होता है, कभी कभी ये दे देगा कि सूक्ष्मदर्शी में या जैसे दूरदर्शी में इसका आवर्धन और इसका आवर्धन दे दिया, तो बोलेगा कि इसका आवर्धन क्या है। आपको याद होगा, पीछे जा कहीं देखेंगे, मैंने एक जगह बताया जहां पे आवर्धन क्षमता बहुत पहले बताए थे, एक बार कुछ वीडियो आप देखेंगे कि अगर एक से अधिक लेंसों का प्रयोग होता है, जब कभी भी एक से अधिक लेंसों का प्रयोग होता है तो आवर्धन क्षमता अगर चाहिए तो दोनों के आवर्धन क्षमता को हम गुणा कर देते, यानी कि यमो गुणे यमी, इससे प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, जब एक से अधिक लेंसों का प्रयोग होता है तो उसकी संयुक्त आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है। अब यमो चाहिए तो यमो का मतलब कि वीओ बटा यूओ कर लो। जैसे कि इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी अगर मान लो वीओ है और वस्तु की दूरी यूओ है, तो हम चाहें तो वीओ बटा यूओ से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, आपका काम है। ये देखो कि अब ये प्रतिबिंब की दूरी, इसके द्वारा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, वस्तु की दूरी कहाँ है, तो इससे इसकी आवर्धन क्षमता आप निकाल सकते हो। अब कहोगे सर ये तो अनंत पे है, तो अनंत पे है तो इसका यूज अलग फॉर्म में करोगे, इसका यूज अलग फॉर्म में होगा। अब इसका आपको आवर्धन निकालना है तो इसके लिए ये वस्तु है, इसके लिए यहाँ वस्तु थी तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना था, तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। क्योंकि आवर्धन क्षमता सिंगल लेंस का बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई कहो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो अलग अलग निकाल करके इसमें भर दो। तो यहाँ पे अलर्ट रहोगे, कभी कभी पूछ देता है कि एक सूक्ष्मदर्शी है जिसमें कि नेत्रिका की आवर्धन क्षमता इतनी है और इसकी आवर्धन क्षमता इतनी है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो भैया दोनों का गुणा कर दो आप। ठीक है, तो अलग अलग आवर्धन क्षमता कैसे निकलेगा, पहले उस पर दिमाग लगाओ, और अलग अलग लेंस, एक सिंगल लेंस की आवर्धन क्षमता निकालने का
मैं पिछले वीडियोज कुछ मैंने दिए हुए आपको, उस क्रम से देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रखोगे तो आप फायदे में रहोगे। हर वीडियो को ढूंढ करके आप सर्च करके देख सकते हो, जो भी कमी बेसी आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, सारे वीडियोज को कलेक्ट, बहुत ज्यादा आप डाउनलोड वगैरह नहीं करो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके पास इतनी स्टोरेज नहीं है, आप कभी भी उसको देख सकते हो वीडियो को। आप कभी भी यूट्यूब खोलो, आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही चैनल पे लिखोगे यूट्यूब पे जाकर के साहनी सर जमानिया लिखिए, उस पर पूरा वीडियो आपको मिलेगा। आप उसको रिप्ले करके आगे पीछे करके जो मैं बोल रहा हूँ ढूंढ करके सर्च करके आप लिख सकते हो दोस्तों। तो इस चैप्टर में दोस्तों अभी मैंने जो भी बताया आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके, क्योंकि संभवतः मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर फिनिश है, उसे मैं देखूंगा, एक दो टॉपिक अगर होगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज ये चैप्टर फिनिश्ड है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।